हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय राज व्यवस्था पॉलिटी को कवर करने वाले हैं। घटना चक्र में पॉलिटी की आज आपकी तीसरी क्लास है। 2 क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो आपको इन क्लासेस को भी देख लेना है और आज की क्लास में पॉलिटी का सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है, तो आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है @PCS Mind और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पर हम आपके साथ PDF को शेयर कर देते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज आपके सामने 151 क्वेश्चन है। तो इस क्लास से पहले 2 क्लास जो हमने की थी उसमें ऑलरेडी हम आपका पॉलिटी के 150 लगभग 150 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और आज आपका 151 क्वेश्चन है। तो घटना चक्र के अंदर पॉलिटी के लगभग आपके 200 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनको हमें यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से देखना है। देखिए, 151 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो आपको पता होना चाहिए भारत के कितने राज्यों के अंदर और कौन कौन से राज्यों के अंदर विधान परिषद है। आपको पता है कि केंद्र सरकार के अंदर संसद होती है, संसद में आपका लोकसभा व राज्यसभा आते हैं, जबकि राज्य सरकार के अंदर विधायिका होती हैं, विधायिका में विधानसभा और विधान परिषद होती हैं। तो दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान देनी है, विधानसभा आपको हर राज्य के अंदर देखने को मिल जाएगी, लेकिन विधान परिषद किसी किसी राज्य में ही पाई जाती हैं। टोटल आपके 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद पाई जाती हैं, बाकी में सिर्फ विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। देखिए, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित राज्यों में कहां विधान परिषद है, तो सही आंसर था इसका डी, केवल 4। तो यहाँ पर दिए गए राज्यों में केवल बिहार के अंदर विधान परिषद है। तो बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है, इट मीन्स कि बिहार के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, जबकि केरल, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। देखिए, यहाँ पर आपका दिया गया है आर्टिकल 168(1) के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषदें हैं। अतः भारत के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। तो आपको इसको याद कर लेना है, वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। कौन कौन से राज्य हैं? बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, जहां पर विधान परिषदें हैं। 152 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? सही आंसर है ए, अनुच्छेद 170। तो अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण और अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्धारण करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 170 विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है। 153 क्वेश्चन है आपका, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसको देना होता है? तो सही आंसर है सी, उपाध्यक्ष को। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहता है तो उसे अपना त्याग पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देना होता है, आर्टिकल 179 के अकॉर्डिंग। 154 क्वेश्चन है आपका, किसी उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो सही आंसर है बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था। देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक दिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। 155 क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो सही आंसर यहाँ पर सी और डी है, गुवाहाटी और मुंबई। देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसकी क्षेत्राधिकारिता असम,
नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश तक है, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव तथा गोवा तक है। तो गुवाहाटी और मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों में है, इसको आपको याद रखना है। 156 क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है का प्रकार है। तो सही आंसर है बी, स्वत्वाधिकार मुकदमा, टाइटल सूट। तो यह एक प्रकार का स्वत्वाधिकार मुकदमे का प्रकार है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दो समुदायों ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की जमीन व संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए हैं। 157 क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? सही आंसर है ए, अनुच्छेद 324। तो आर्टिकल 324 भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधान मंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। आपको याद रखना है, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में संबंधित है। 158 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? सही आंसर है ए, अनुच्छेद 13। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार दिया गया है। अनुच्छेद 245 केंद्र व राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार। अनुच्छेद 326 लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना निर्धारित करता है। तो यहाँ पर दिए गए आर्टिकल्स को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 159, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो सही आंसर है बी, शिक्षा, एजुकेशन आपका समवर्ती सूची का विषय है। देखिए, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल था, किंतु संघ व राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया है? तो आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको डाला गया है। 160 क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है ए, अनुच्छेद 280। तो अनुच्छेद 280 में फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। देखिए, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य कर, राजस्व, टैक्स रेवेन्यू के वितरण पर सिफारिशें देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 161 क्वेश्चन है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है? तो सही आंसर है बी, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। देखिए, भारत में संघीय वित्त आयोग राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। वह दोनों के मध्य कर एवं अनुदानों के बारे में, विभाजन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। 162 क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर है बी, 15 मार्च 1950 को। देखिए, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। देखिए, वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था था। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। किसका? योजना आयोग की स्थापना। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था।
1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। 163 क्वेश्चन है आपका, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिलीजुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो सही आंसर है ए, तेलुगु देशम पार्टी। देखिए 12वीं, ये 1999 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 12वीं व 13वीं लोकसभा के स्पीकर GMC बाल योगी थे, जो तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। यह दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। तो काफी पुराना क्वेश्चन है। देखिए 164 क्वेश्चन है आपका, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो सही आंसर है आपका सी, चुनाव आयोग को। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को होता है। इसके लिए वह कुछ मानदंड भी घोषित करता है। 165 क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही आंसर आपका डी है। इट मीन्स कि 1, 2, 3, 4 आपके यहाँ पर चारों कथन सही दिए गए हैं, इसलिए आपको इनको ध्यान से देखना है। देखिए ये कथन राजनीतिक दलों के संबंध में दिए गए हैं। सबसे पहला कथन है आपके सामने, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। तो ये कथन आपका सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये कथन आपका सही है। तीसरा है, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। तो ये कथन भी आपका सही है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो ये कथन भी आपका यहाँ पर सही दिया गया है। चारों कथन सही हैं जो आपको यहाँ पर देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वर्ष सरकार या आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था। सही आंसर है डी, 1987 में। देखिए सरकार या आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था। सबसे पहले आपको याद रखना है सरकार या आयोग की स्थापना क्यों की गई थी। तो इसकी स्थापना केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए की गई थी। इसने 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया था। गौरतलब है कि वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। 167 क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो सही आंसर है बी, राज्य सरकार के द्वारा। देखिए पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 आपका DPSP राज्य के नीति निदेशक तत्वों में दिया गया है, जहां पर पंचायतों का वर्णन है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय होती हैं। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्य सरकारों को ही होता है। 168 क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज विषय है। तो सही आंसर है सी, राज्य सूची का। पंचायती राज आपका राज्य सूची का विषय है। 169 क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। सही आंसर है डी, अनुच्छेद 243G। इसको आपको जरूर याद रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची आर्टिकल 243G में के तहत दी गई है, अनुच्छेद 243G के तहत दी गई है। देखिए पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243G के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243G के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाए
जिनके अंतर्गत वे योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची वर्णित है। दोस्तों, आपको इसको जरूर याद रखना है। तो 11वीं अनुसूची को संविधान में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये है आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 170 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो सही आंसर है सी, ग्रामीण खेल। ग्रामीण खेल 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय इसमें शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं है। 171 क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो सही आंसर है सी, ग्राम पंचायत का निर्माण। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। 172 का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी, अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। देखिए, 173 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? सही आंसर है बी, अनुच्छेद 40। तो आपको पता है अनुच्छेद 40 के अंदर अनुच्छेद 40 आपका पंचायतों के गठन से रिलेटेड है। 174 क्वेश्चन है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो सही आंसर है डी, इनमें से सभी सही हैं। तो यहाँ पर दिए गए सभी कथन सही हैं। देखिए, पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, सही है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो ये कथन भी सही है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करता है, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। 175 क्वेश्चन है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं, तो सही आंसर है डी, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद। 176 क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो सही आंसर है सी, ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सके एवं लागू कर सके। 177 क्वेश्चन है आपका, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो सही आंसर है ए, स्थानीय जनता की। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वयं साकार नहीं हो सकता। 178 क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो सही आंसर है डी, इन सभी का। देखिए, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का, तो ये सभी कथन सही हैं। 179 क्वेश्चन है, पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, सही आंसर है डी, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार। देखिए, पंचायती राज की स्थापना की प्रेरणा संविधान के अनुच्छेद 40 ने दी। आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसे स्वशासन की इकाई के रूप में गठित करने के व्यवस्थित प्रयास किए गए। 180 क्वेश्चन है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो सही आंसर है सी, बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। देखिए, पंचायती राज की अनुशंसा के लिए 1957 में एक समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, जिसका उद्देश्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण था। बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी, इसको आपको याद रखना है। देन 1977 में दोस्तों अशोक मेहता कमेटी गठित की गई थी। 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में अशोक मेहता कमेटी ने 2 स्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। 1985 में GB के राव समिति का गठन किया गया था। 1986 में
LM सिंघवी कमेटी बनाई गई थी। 1988 में PK थुंगन कमेटी का गठन किया गया था। LM सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिकता का दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो यहाँ पर ये व्याख्या आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपसे कई प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी कमेटी आपको दी गई है उनके गठन को आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले है आपका बलवंत राय मेहता कमेटी। आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब हुआ था, तो 1957 में। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था, पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी। सबसे पहले आपको ये याद रखना है। देन आपको याद रखना है 1977 में अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया था और अशोक मेहता कमेटी ने 2 स्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। देन आपको याद रखना है 1985 में GBK राव कमेटी का गठन किया गया। देन 1986 में LM सिंघवी कमेटी का गठन किया गया था और LM सिंघवी कमेटी ने ही पंचायतों को संवैधानिकता का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। आपको याद रखना है 1988 में PK थुंगन कमेटी का गठन किया गया था। तो इस प्रकार से इन सभी आपको सभी इंफॉर्मेशन को अच्छे से लर्न करना है। 181 क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ए, बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। 182 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है या विशेषता नहीं है? तो सही आंसर है सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। तो ये विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है। 183 क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो सही आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। देखिए संविधान के अनुच्छेद 40 में, इस आर्टिकल को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। संविधान के आर्टिकल 40 में राज्यों के पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इनकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तो आपने देखा कि सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली को कहां लागू किया गया था? तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था और उसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया था। तो पहला राज्य आपका राजस्थान है और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। 184 क्वेश्चन है, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था। सही आंसर है डी, राजस्थान में। आप सभी को पता है अभी। 185 क्वेश्चन है, निम्न में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? सही आंसर है बी, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। 186 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो सही आंसर है आपका यहाँ पर डी, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनो उपयोगी सेवा आती है, किंतु सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं आता। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। 187 क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो सही आंसर है बी, राज्य सूची। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है। देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है, यह राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय है। 188 क्वेश्चन है, किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया है? तो कहां पर पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है? इसका सही आंसर है आपका डी, 1, 2, 3, 4। इन सभी चारों राज्यों ने महिलाओं को पंचायती राज प्रणाली में 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। तो कौन कौन से राज्य हैं आप देख सकते हैं। बिहार ने किया हुआ है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण को वैध किया है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में महिलाओं के लिए 50% स्थान पंचायतों में आरक्षित किए गए हैं।
189 क्वेश्चन है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो सही आंसर है बी, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। 190 क्वेश्चन है आपके सामने, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? तो सही आंसर है डी, 64वें संविधान संशोधन बिल के द्वारा हुई है। देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा हुई थी। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण व्यपगत हो गया था, कोलैप्स हो गया था। तत्पश्चात 72वें संविधान संशोधन विधेयक 1991 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित किया गया था। 191 क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर है ए, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। 192 क्वेश्चन है आपका, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है? तो सही आंसर है डी, पंचायती राज प्रणाली से। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। 193 क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? सही आंसर है बी, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्निरीक्षण पंचायती राज संस्थाओं का विषय नहीं है। 194 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो सही आंसर है सी, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकेगा। संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। तो संविधान संशोधन की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है, इसको आपको याद रखना है। 195 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था? सही आंसर है बी, 1951 में। तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। इस संशोधन के द्वारा आप देख सकते हैं इतने सब आर्टिकल्स में संशोधन किया गया था। 196 क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो लघु संविधान आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है, इसको आपको जरूर याद रखना है। देखिए, 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णित संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधन करने से रोका गया था। 197 क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो सही आंसर है बी, काका साहिब कालेलकर। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहिब कालेलकर थे। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था। इस आयोग के अध्यक्ष काका साहिब कालेलकर थे। 198 क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यद्यपि इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति उन्हें इसी आधार पर हटा सकता है जिन आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता शक्तियों के अलावा इसके गठन, सदस्यों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख किया गया है। 199 क्वेश्चन है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? सही आंसर है सी, M3। 200 क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के वरीयता क्रम में निम्न में से कौन पहले आता है? तो सही आंसर है आपका ई। चलिए देखते हैं इसको। देखिए,
वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों की रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी किया गया था, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यूपीएससी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग को वरीयता क्रम में एक समान रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें तथा उसके बाहर 17वें क्रम पर रखा गया है। इसीलिए विकल्प ही आपका सही आंसर है। 201 क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? सही आंसर है ए, मुकदमे तथा कार्यवाही से। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियां का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पॉलिटी का सेक्शन घटना चक्र से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपके लगभग 201 क्वेश्चंस को हमने पॉलिटी का डिस्कस किया है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था। इसीलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। घटना चक्र की बुक आपके बीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। इसको आपको अच्छे से करना है, अच्छे से याद कर लेना है सभी क्वेश्चंस को। तो इसके बाद आपका सामान्य भूगोल था। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास आपको देख लेनी है। अभी इस क्लास के बाद हम साइंस की सारी क्लासेस को कवर करेंगे। तो साइंस की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जहां पर हमने फिजिक्स को डिस्कस किया था, तो फिजिक्स की क्लास आपकी ऑलरेडी आ चुकी है। अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है, तो घटना चक्र बीपीएससी के नाम से आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी साइंस के ऊपर आने वाली है, तो आपको उसको जरूर देखना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।